मेरी मालकिन ने मुझे अपनी 15 साल की बेटी के साथ एक रात इसके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज रात खूब मज़े करो। मैं हैरान था, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वो बेचारी सो रही थी। इसे सोता देखकर मेरी नीयत ख़राब हो गई और पूरी रात मैंने इसके साथ जो किया, इसने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। क्योंकि इसने मुझे मेरा नाम आरिफ है। मैं बेरोज़गारी से बड़ा ही परेशान था। जगह जगह नौकरी ढूंढ कर थक चुका था। एक दिन मेरा एक इंटरव्यू था, लेकिन वहाँ भी मुझे नौकरी नहीं मिली। गर्मी बहुत तेज़ थी। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। धूप इतनी तेज़ थी कि आंखें खुल नहीं रही थी। परेशानी से पसीना टपक रहा था। मैंने खुद से कहा, लगता है आज सूरज भी मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। ज़िंदगी के धक्के तो पहले ही खा रहा था, अब गर्मी ने भी दिमाग ख़राब कर दिया था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल से खुद पर छाप करने की कोशिश की और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। सड़क किनारे तेज़ कदमों से चलता जा रहा था कि तभी एक दरख्त नज़र आया। मैं इस पेड़ की छाँव में आकर खड़ा हो गया। वहाँ थोड़ा सुकून मिला। बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन वह भी खाली निकली। गला सूख रहा था और दूर दूर तक पानी का कोई इंतज़ाम नहीं दिख रहा था। लोग अपने अपने काम में बिजी थे और मैं अकेला अपनी किस्मत से लड़ रहा था। प्यास ने हालत ख़राब कर दी थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। किसी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जब मैंने देखा तो वह एक हाथ था, गोरा, दूध जैसा सफ़ेद, सोने के हाथ और चमकीली चूड़ियाँ पहने हुए हाथ में एक ठंडी पानी की बोतल थी। मैंने नज़र ऊपर उठाई तो चौंक गया। वो एक बेहद खूबसूरत औरत थी जिसने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। इसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी, लेकिन इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो इतनी बड़ी होगी। इसका शरीर, इसकी तवज्जो, इसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे किसी मॉडल की तस्वीर हो। इसने कहा, ये लो, पानी पी लो। तुम्हें प्यास लगी है ना? मैं काफ़ी देर से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने चुपचाप बोतल ले ली और एक सांस में पूरा पानी ख़त्म कर दिया। वो औरत बेहद अमीर लग रही थी, बड़ी सी गाड़ी में आई थी और इसका रहन सहन देखकर अंदाज़ा लग गया था कि वे किसी बड़े घर से ताल्लुक़ रखती है। मैंने शुक्रिया अदा किया और कहा, मैम, मैं यहाँ पास के एक ऑफ़िस में इंटरव्यू देने आया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। मैंने फिर से इसका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चलने लगा। घर पर मेरी बीमार माँ और जवान बहन मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। सब्ज़ी लानी थी, खाना बनाना था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। पैसों की तंगी की वजह से मैं ज़्यादातर पैदल ही चलने की कोशिश करता था। मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही गुलाबी सूट वाली औरत थी। वो मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा शायद इसका भी घर इसी रास्ते पर होगा, लेकिन वे पैदल क्यों आ रही थी? यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। तभी वो औरत मेरे बराबर आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। एक सेकंड के लिए मैं रुक गया तो वह भी रुक गई और स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई। इसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे वो कोई मेंटल सी लग रही थी। लेकिन सवाल ये था कि इतनी खूबसूरत औरत मेरा पीछा क्यों कर रही थी? फ़िलहाल मेरी खुददारी बीच में आ गई थी और मैं इसकी चालाकी को अच्छे से समझता था। मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको शुक्रिया भी कह दिया था, अब क्या पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? मेरी बात सुनकर वे मुस्कुरा दी। इस वक्त इसने अपने पास से एक एनवलप निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। मैं हैरान रह गया, आखिर इसमें क्या हो सकता है? क्यों ये औरत मुझे दे रही है? जब मैंने लिफाफा खोला तो जब मुझे झटका लगा, इसमें बहुत सारे नोट थे। इतनी बड़ी रकम मैं इन्हें गिन भी नहीं सका, लेकिन अंदाज़ा हो गया था कि ये रकम लाखों में थी। मेरे तो हाथ कांपने लगे। इधर मेरी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे और इधर ये लाखों रुपए मेरे सामने रखे थे। वे बोली, ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, मैंने तुम्हें दे सकती हूँ, क्या तुम इन रुपयों के मालिक बनना चाहोगे? इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। आखिर किस काम के लिए वो मुझे लाखों रुपए दे रही थी? मैंने पूछा, मैडम, आप मुझे ये 10 लाख क्यों देना चाहती हैं? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, ना कोई पहचान, ना ही मैंने आपके लिए कोई काम किया है। फिर आप मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रही हैं? क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं? वो औरत मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, चलो किसी जगह बैठकर तसल्ली से बात करते हैं।
वो मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं इसके पीछे। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आखिर 10 लाख छोटी रकम नहीं होती, ख़ासकर मेरे जैसे इंसान के लिए पैसे ज़िंदगी बदलने वाले थे। इतने पैसों में से मैं अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकता था। मेरे दिमाग में हज़ारों ख्याल चलने लगे। वो औरत मुझे लेकर एक बड़े से होटल में पहुंची। अंदर आने के बाद हम दोनों एक कोने में बैठ गए। इसने वेटर से कॉफ़ी मंगाई। थोड़ी देर में इसके पास किसी का फ़ोन आया और वे बात करने के लिए उठकर चली गई। मैं चारों तरफ होटल को देख रहा था। बहुत बड़ा और शाही होटल था। यहाँ सिर्फ अमीर लोग आते होंगे। मैं तो कभी इसके पास से भी नहीं गुजरा था। थोड़ी देर बाद वो औरत वापस आ गई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। कॉफ़ी भी आ चुकी थी। इसने कहा, कॉफ़ी पियो, बातें करते हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ना जाने वो औरत मुझसे क्या कहने वाली है। वो मोबाइल में कुछ कर रही थी, जिसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे डर था कहीं वह मुझे कोई ऐसा काम ना कह दे जिसे मैं नहीं कर सकता। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, हमेशा सादगी से ज़िंदगी बिताई है। कोई गैर कानूनी या गलत काम करके फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद इसने मोबाइल साइड में रख दिया। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। फिर इसने जो बात कही इसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो बोली, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बेटी को लड़कों में बहुत दिलचस्पी है। यकीन मानो वो तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के लिए तो पागल हुई फिरती है। कल इसका जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि इसे कोई ख़ास गिफ्ट मिले। मैं इसे तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई माँ अपनी ही बेटी के लिए ऐसा सोच सकती है। वे अपनी बेटी की राज सजाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं शर्म से सहर उठा। मेरे कान जैसे सुन हो गए थे। मैं फ़ौरन कहा, माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोज़गार हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मेरी सोच और इज़्ज़त मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं उठकर जाने ही वाला था कि इसने फिर वही 10 लाख वाला लिफाफा मेरे सामने रख दिया। वो पैसों को मेरी आंखों के सामने हिला रही थी। इसकी इस हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं भी तो अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहता था। मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। यह एक गोल्डन मौका था जिसे अपनाकर शायद मेरी किस्मत बदल सकती थी। मैंने इस औरत को देखा जो इसे हाथ में लहराते हुए मुस्कुराकर मुझसे कह रही थी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। रात की ही तो बात है और सिर्फ एक रात की थी बात जो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तो तुम ज़रूरतमंद लगे इसलिए सोचा तुम्हारी मदद कर दो, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात बिताने के तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि किसी लड़की के साथ एक रात बिता सको? ये कहकर वे खामोश हो गए और मुस्कुराने लगी, जबकि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। इस औरत की बात मान लूं या इनकार कर दूं? घर लौट जाऊं? घर में भी बहुत तंगी चल रही थी। माँ बीमार थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या फ़ैसला लूं। मेरी एक जवान बहन भी थी जिसकी शादी करनी थी और हमारे पास कोई और सहारा नहीं था। घर था हमारा छोटा सा घर। पापा कई साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। माँ ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बेरोजगारी मुझे खा रही थी। मैंने जल्दबाजी में फ़ैसला ले लिया कि मैं इस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ये पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। फिर इसने 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए मुझे एडवांस दिए। बोली, ये लो तुम्हारा एडवांस, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, बाकी पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। मैंने वो पैसे लिए और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मैंने होटल से खाना ख़रीदा, अम्मा की दवाइयाँ ली, कुछ फ्रूट्स और थोड़ा राशन भी भरवा लिया। जब मैं घर पहुँचा तो माँ ने मेरे हाथ में इतना सामान देखा और पूछ बैठी, आज ये सब्ज़ी नहीं बल्कि पका पकाया खाना लाया है। वह हैरान थी क्योंकि मैं आज तक इतना सामान लेकर कभी नहीं आया था। माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगी, इतने पैसे कहाँ से आए? सुबह तो कह रहे थे कि पैसे नहीं हैं। इनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन माँ के सामने झूठ बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हाथ मुँह धोते हुए मैंने कहा, माँ मेरी नौकरी लग गई है, उन्होंने एडवांस दिया है, इन्हीं पैसों से ये सामान ले आया हूँ। सोचा बाज़ार से खाना ले आता हूँ, बहन को भी आराम मिल जाएगा। बहन बहुत खुश हो गई क्योंकि वह हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी। आज पहली बार इसे खाना बनाने से छुट्टी मिली थी।
माँ मेरी नौकरी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे बेटा। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो घर के हालात बदल जाएंगे। बहन ने मेरे लिए खाना लगाया, हम तीनों साथ बैठे और खाना खाया। लेकिन मेरा मन अब भी इस औरत की बातों में उलझा हुआ था। वो लड़की, वो रात, वो 10 लाख, क्या ये सब सच था या कोई जाल? जो भी था, इसका सच तो कल ही खुलने वाला था। अगले दिन तय वक्त पर मैं तैयार हुआ और घर से निकलने ही वाला था कि माँ ने पूछा, बेटा इतनी तैयारी में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ कल बताया था ना मेरी नौकरी लग गई है, वहीं जा रहा हूँ। अब ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा आपका बेटा कामयाब हो जाए। माँ की आंखों में उम्मीद थी और चेहरा खुशी से दमक रहा था। मैं घर से निकल पड़ा, एक रिक्शा पकड़ा और इस औरत के बताए पते पर पहुँच गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो सामने जो देखा वे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने दोबारा पते को देखा, फिर इस जगह को। ये कोई घर नहीं, महल था। इतना शानदार घर मैंने आज तक नहीं देखा था। सोच में पड़ गया था कि इतनी अमीर औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है। मैं इसके दरवाजे पर खड़ा होकर दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। इसने फ़ोन उठाया और कहा तो तुम? मैंने बताया कि मैडम मैं आपके घर के बाहर हूँ। इसने कहा, बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी अंदर आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने डरते हुए इस घर के अंदर गया। ऐसा घर तो मैंने फ़िल्मों में ही देखा था, आज पहली बार किसी इतने आलीशान घर के अंदर कदम रखा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो वह औरत तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं धीरे से इससे कहा, मैडम मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं मजबूर ज़रूर हूँ लेकिन ये काम मजबूरी में ही करने आया हूँ। वो मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगी। अगर तुम्हें ये पैसे लेने हैं तो तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक काम करना होगा। इसने मुझसे कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ। फिर इसने नौकरानी को आवाज़ लगाई और कहा, मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बनाओ। मैं जितना हैरान हो रहा था मेरे लिए इतना ही कम था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मगर वो औरत कहने लगी, तुम्हें यहाँ किस काम पर बुलाया गया है? काम तुम्हें रात को शुरू करना है, तब तक तुम्हें यहाँ रहकर वक्त गुजारना होगा। मैंने इस घर में बैठे बैठे सारा दिन गुजार दिया, बार बार खाने पीने का कुछ न कुछ दिया जा रहा था। जब रात हो गई तो वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, अब तुम्हें अपनी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ हो चुकी थी। अगर इसकी माँ इतनी ही खूबसूरत है तो इसकी बेटी भी इतनी ही सुंदर होगी। और जब इसकी माँ खुद मुझे इसकी बेटी के कमरे में भेज रही थी तो फिर मैं इस काम को मना क्यों करूं? मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इस लड़की के कमरे के बाहर आ गया। इसकी माँ ने खुद भी कमरा खोला। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, सामने का नज़ारा मेरे होश उड़ा देने वाला था। कमरे को इस तरह सजाया गया था जैसे आज रात मेरी सुहाग रात हो रही हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। लेकिन ये एक अजीब बात थी, वो लड़की सो क्यों रही थी या फिर बेहोश थी? मैंने इसे देखकर इसकी माँ से सवाल किया, ये लड़की सो रही है? वो औरत धीरे से कहने लगी, क्योंकि ये बेहोश है और मैंने ही इसे बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा है तुम्हें सिर्फ वही करो, जब काम पूरा हो जाए तो तुम मुझसे पैसे ले लेना। वो औरत मेरे कंधे पर हाथ मार कर चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर गई। मैं धीरे धीरे इस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मेरी नज़रें हट नहीं रही थी। मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था। फिर जिस काम के लिए मुझे पैसे मिल रहे थे मैंने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कमरे में मुझे लगभग 2 घंटे हो चुके थे और वह लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसकी माँ टहल रही थी, शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपनी शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गया। इसकी माँ इसके पास जाकर खड़ी हो गई। वो मेरी और घूरती हुई देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा, मैडम आपका काम हो चुका है। ये सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कहने लगी, मेरी बेटी जागी तो नहीं? इसने कोई रिएक्शन तो नहीं दिया, परेशान तो नहीं किया? मैंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा, नहीं, वे बेचारी तो बेहोश है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ये सुनकर उसने खुशी से अपने पास से 1 लाख निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। वो कहने लगी, जाओ अब दोबारा मुझे कहीं नज़र मत आना, तुम्हारा काम पूरा हो गया और ध्यान रखना इस बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ और इस काम में तुम पर भी इल्ज़ाम आएगा। मिस की हर बात सुनकर वहाँ से निकल आया। बैठे बिठाए मुझे 10 लाख मिल गए।
मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। माँ को बहाना बनाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले ही दिन बॉस ने मेरे काम से खुश होकर इतने पैसे दिए हैं। अब तो मेरा काम दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी ज़िंदगी से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। माँ मेरी खुशी को देखकर कुछ सोच में पड़ गई थी। रात हुई ही थी कि इस औरत की फिर से कॉल आ गई। कॉल करते ही कहने लगी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी है। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा काम इस तरह करोगे। तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूँगी। वो कहती रही, जिस हाल में मेरी बेटी है वे तुम नहीं जानते। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इसकी बातें सुनकर मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने मोबाइल निकाला और इस पर एक वीडियो चलाने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी जो मैंने इस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही वक्त आने पर यह वीडियो इसी औरत की जेब से और पैसे निकलवाने के काम आने वाली थी। अब मेरे दिल में लालच जाग चुका था जो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला था। जब वक्त देखा तो रात के 12 बजे थे। अब मुझे सो जाना चाहिए था क्योंकि अगली सुबह मुझे एक बहुत बड़ा काम अंजाम देना था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और फिर इसी जगह चला गया, इस औरत की आलीशान बंगले की तरफ। सुबह के करीब 7 बजे का वक्त था, जब आमतौर पर अमीर लोग चैन की नींद ले रहे होते हैं। मैंने बंगले के बाहर पहुंचकर एक नंबर पर कॉल की। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वे औरत खुद बाहर निकल आई। फिर बिना कुछ कहे वे मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। ये बाइक भी मेरी नहीं थी, मैंने अपने एक दोस्त से कुछ देर के लिए उधार ली थी क्योंकि मुझे सीधे कोर्ट जाना था। आज किसी कोर्ट में उसी लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही हम कोर्ट के बाहर पहुंचे और मैंने इस लड़की की ओर देखा तो वह अपना चेहरा झुका कर खड़ी थी। इसका नाम रिमशा था। वो बेहद खूबसूरत थी, इसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे। जो कदम वो आज मेरे साथ उठाने जा रही थी इसमें इसी की भलाई थी, मगर अफसोस बीते हुए कल की यादें हमारे सामने आ खड़ी हुई थी। शायद यही वजह थी कि मैंने तय किया था मैं इस लड़की से शादी करूंगा। कुछ देर बाद हम कानूनी रूप से मियाँ बीवी बन चुके थे। मैं इसकी खामोशी में इसका दर्द महसूस कर पा रहा था। इसका पूरा जिस्म काँप रहा था, इसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। जब इसने कोर्ट मैरिज के कागज़ों पर साइन किए तो वह फूट फूट कर रो पड़ी थी, लेकिन ये करना ज़रूरी था। कल रात जब मैं इसके कमरे में गया था और औरत दरवाज़ा बंद करके चली गई थी, तब मैंने एक नज़र इस लड़की को देखा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। इसकी खूबसूरती ने मुझे पल भर को रोक लिया था। कोई भी लालची इंसान इस पर इसका फ़ायदा उठाने को तैयार हो जाता, मगर इसके चेहरे की मासूमियत ने मुझे जड़ से हिला दिया था। इसकी मासूमियत देखकर मेरा ज़मीर जाग गया। मैं भी बहुत मजबूर था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी मगर दिल उलझ गया था। कमरे में टहलते हुए मैं सोच रहा था कि काश ऊपर वाला मुझे कोई रास्ता दिखाए ताकि मैं कुछ गलत भी ना करूं और ज़रूरत भी पूरी हो जाए। तभी मेरी नज़र एक टेबल पर रखी डायरी पर गई। वो बहुत खूबसूरत थी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से सजाई हो। शायद इस लड़की ने ही बनाई थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ने लगा। इसमें इस लड़की की ज़िंदगी की कहानी लिखी थी। लिखा था, ये औरत मेरी सौतेली माँ है जिसने सबको यकीन दिला दिया है कि मैं पागल हूँ। वो मुझे घर से निकलवाना चाहती हैं ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। आगे लिखा था, मेरे पापा मुझसे दूर हो गए हैं। इन्हें लगता है मैं सच में पागल हूँ मगर मैं ठीक हूँ। मैं अब ये सब और नहीं सह सकती। अगर इस औरत ने दोबारा मुझे मेरे पापा की नज़रों में गिराया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। इस डायरी को पढ़कर मेरा दिल काँप गया। इस लड़की ने जो कुछ भी लिखा था इसमें गहरा दर्द था। वो बचपन से ही परेशान थी। मुझे इस पर बहुत तरस आया। इसकी सौतेली माँ जिसने मुझे काम पर बुलाया था बस यही चाहती थी कि मैं इस लड़की के साथ रात बिताऊं ताकि इसका किरदार मिट्टी में मिल जाए और इसका बाप इसे अपनी जायदाद से निकाल दे। हालांकि मैं इस औरत के कहने पर तैयार हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। वो लड़की बेहोश थी। इसकी माँ ने जानबूझकर इसे नशा देकर सुला दिया था ताकि जब होश आए तो वह खुद को अब मानिस महसूस करे। पर मैं इंसान था, हैवान नहीं। मैंने तय किया कि मैं इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। मैं कई बार इसे जगाने की कोशिश करता रहा। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार इसकी आँख खुली। जैसे ही इसने कमरे के चारों तरफ देखा और फिर मुझे देखा तो वह घबरा गई और रोने लगी। वो बोली, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो मुझसे दूर हट गई, जिसकी आवाज़ भी इतनी ही मासूम थी जितनी वो खुद। मैं तो खामोशी करता हुआ बोला,
डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। इसके बाद मैंने इसे वह सब कुछ बता दिया जो उसकी माँ ने मुझसे करने को कहा था और इसके बदले में उसने मुझे 10 लाख देने का वादा भी किया था। यह सुनकर तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह अपने हाथों से मेरा छुपा कर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वे एक औरत होते हुए भी इस हद तक गिर सकती हैं। वे मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने जन्म के बाद ही ये बंगला मेरे नाम कर दिया था और जो गाड़ी और प्रॉपर्टी थी वो भी मेरी माँ के इलाज में उन्होंने खर्च कर दी थी, क्योंकि वे मेरी माँ को किसी भी हाल में बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन फिर भी मेरी माँ को बचाया नहीं जा सका। फिर एक दिन वे हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। इसके बाद मेरे पापा ने माँ की मौत के गम को दिल में बसा लिया और धीरे धीरे खुद को अकेलेपन में डुबो दिया। उन्होंने अपने बिजनेस में भी ध्यान हटा लिया। ये बंगला मेरे नाम था और मैं इसकी मालकिन थी, लेकिन अब मैं ख़ुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, मगर कुछ बातें ऐसी होती थी जो एक मर्द सिर्फ़ अपनी बीवी से ही कह सकता था। मैं बेटी होकर अपने पापा का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर अपनी पढ़ाई में बिज़ी होने की वजह से मैं इन्हें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। मेरे पापा को इनके कुछ रिश्तेदारों ने समझाया फिर अब इन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उस वक्त मैं 15 साल की हो चुकी थी और मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और फिर मेरे पापा ने अपनी दोस्त की बहन से शादी कर ली। वो औरत तलाकशुदा थी। इसके पहले शौहर ने इसे छोड़ दिया था। मेरे पापा ने इससे शादी की और इसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि वो औरत इनके साथ साथ इनकी बेटी का भी ख्याल रखेगी। मुझे भी पापा की इस दूसरी शादी पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मुझे लगा इससे मेरे बाबा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन इस औरत ने घर में कदम रखते ही एक के बाद एक चालें चलनी शुरू कर दी, क्योंकि इसे अच्छी तरह पता था कि पापा की बाकी सारी दौलत पहले ही माँ के इलाज में ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ ये बंगला बचा था जो मेरे नाम था। मेरे पापा का बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा था, क्योंकि दूसरी शादी के बाद उन्होंने फिर से काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इस औरत को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी कि बंगला इसके शौहर की बेटी के नाम पर है। इसे लगता था कि अब वो इस घर की मालकिन है और ये बंगला इसी के नाम होना चाहिए। मैं इसे माँ समझकर इसके करीब जाती थी, लेकिन वह हर बार मुझे झिड़क देती थी। पापा के सामने तो बहुत प्यार जताती थी, लेकिन जैसे ही वह जाते तो वो मुझ पर जुल्म करने लगती थी। कभी मुझे खाना नहीं देती थी, कभी ताने मारती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। धीरे इस औरत ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाना शुरू किए और पापा को मेरे खिलाफ़ कर दिया। कई बार पापा मेरी बात सुनते थे, लेकिन कई बार वो इस औरत की बातों में आकर मुझ पर हाथ भी उठा देते थे। इसने पापा को मेरी ऐसी हरकतों के बारे में बताया कि पापा ने भी मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और मुझे इस कमरे में बंद करवा दिया गया। मैं पिछले 7-8 सालों से इसी कमरे में बंद हूँ। मेरी सौतेली माँ चाहती हैं कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले लें, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कोई इरादा नहीं जताया है। मगर वो औरत लगातार कोशिश करती जा रही है कि किसी भी तरह मैं बंगला इसके नाम कर दूँ, क्योंकि अब वो इस घर में पापा की बीवी बनकर रह रही हैं और इसे लगता है कि इस पर अब इसका हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद इसके नाम हो जाए। अगर वे मुझे बदले में प्यार देती, अगर वो मुझे माँ जैसा सुकून देती, तो शायद मैं खुद ही बंगला इसे दे देती। लेकिन वो मुझे सिर्फ एक घर से निकलवाना चाहती हैं। मुझे पता है अगर मैंने इस बंगले को इसके नाम कर दिया तो वो मेरा सब कुछ छीन लेंगी और मुझे पूरी तरह ख़त्म कर देंगी। वो मेरी ज़िंदगी पहले ही नर्क बना चुकी हैं। इसने मुझे पागल साबित कर दिया है, पापा को मेरे खिलाफ़ कर दिया है और अब तुम्हें अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती। शायद इसलिए इसने ये चाल चली, तुम्हें मेरे कमरे में इस इरादे के लिए भेजा ताकि किसी तरह की फुटेज मिल जाए। यकीन मानो कि इस कमरे में ज़रूर कैमरे लगे होंगे और सुबह होते ही वे सारी रिकॉर्डिंग पापा को दिखा देंगी और इस बार पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देंगे और फिर वो औरत इस बंगले की अकेली मालकिन बन जाएगी। ये सब बताते हुए रिमशा फूट फूट कर रो रही थी। कहने लगी, मेरे पास इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन ये औरत मेरे पापा को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने इसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारा फ़ायदा उठाए। मेरी बात सुनकर वे चुप हो गई। मैंने कहा कि तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ, मुझे तुम्हारी गुजरी ज़िंदगी की सच्चाई का एहसास हो चुका है। वो कहने लगी, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे तुम्हारी जायदाद से
कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने इसे अपना पूरा प्लान बताया और शर्ट के बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने इसके पैसे लिए और वहाँ से निकल आ गया। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक रिमशा ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि इसकी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी है। तभी तो इस औरत ने मुझे कॉल करके कहा था कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं रिमशा को अपने साथ ले आया और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। इस वक्त रिमशा के पापा को 2 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब वे 2 दिन के बाद घर लौटे तो रिमशा की माँ ने इन्हें बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी लड़के के साथ मुँह काला कर लिया है, अब इसे घर से धक्के मार कर निकाल दो। उसने रिमशा के कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखानी चाहिए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मैंने पहले ही कैमरे की वायर काट दी थी। रिमशा मुझे पहले ही बता चुकी थी कि इस कमरे में ज़रूर कैमरे होंगे और इसके कहने के मुताबिक जब मैंने कैमरे की जांच की तो वहाँ कैमरा वाकई मौजूद था। जिसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा सबूत था जिसने रिमशा की सौतेली माँ को बर्बाद कर दिया। रिमशा के पापा के घर लौटने से पहले ही मैंने इसकी बीवी की कॉल रिकॉर्डिंग इन्हें भेज दी, जिस पर इन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा किया। मैं चाहता था कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और अब वे फूट फूट कर रो रही थी। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना, मैंने ये सारी बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्डिंग रिमशा के पापा को भेज दी। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उठाने के बजाय अपनी बीवी को थप्पड़ जड़ दिया। रिमशा की माँ को उम्मीद नहीं थी कि अपने ही बिछाए जाल में वे खुद फंस जाएगी। रिमशा ने भी सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि वे मुझसे शादी कर चुकी है। यह भी मौके पर पहुँच और सारी सच्चाई बयान कर दी। रिमशा के पापा ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब रिमशा की सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खा रही हैं और रिमशा के पापा ने मेरी और रिमशा की शादी धूमधाम से कर दी। हाँ, मेरे मन में एक बार लालच आया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चोरी छुपे शादी करने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देता। और यही हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से हमारी शादी करवा दी। मेरी माँ और बहन को भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि रिमशा खूबसूरत होने के साथ साथ ख़ानदानी और अमीर बाप की बेटी थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी रिमशा के साथ बहुत खुशहाल है और मैं इससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।